Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Center. And today we will discuss about the topic of occupational structures and infrastructure on the eve of independence. ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखिएगा क्या होता है. इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर. ठीक है, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि कितनी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है, कितनी पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज्ड है और कितनी पॉपुलेशन टेरिटरी सेक्टर मतलब सर्विसेज सेक्टर में एंगेज्ड है. समझ में आया बात. वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि कितने परसेंट प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने परसेंट सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं और कितने सर्विसेज सेक्टर में मतलब टेरिटरी सेक्टर. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में आपको मोस्टली पता है क्या क्या आता है. क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सब किस में आते हैं? एग्रीकल्चर में आते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में मोस्टली इंडस्ट्रीज आती हैं एंड टेरिटरी सेक्टर इज सर्विसेज सेक्टर. ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारे के सारे टेरिटरी सेक्टर के अंदर आते हैं. ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया कि ये होता क्या है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितने परसेंटेज इंडिया की पॉपुलेशन एंगेज्ड थी. ठीक है, डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पर क्या था कि मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था. ठीक है, कि कमाई का सिर्फ और सिर्फ वही एक जरिया था लोगों के पास. मेन सोर्स बताया ना मैंने आपको कि मेन सोर्स था कि लोगों के पास कमाई का सिर्फ वही एक जरिया था, वही एक तरीका था. तो एग्रीकल्चर हम डिस्कस करते हैं. देखिएगा कि इंडिया के अंदर 72.7% जो इंडियन पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन का 72.7% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज्ड. दैट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज्ड थी. वो वहाँ से अपने जीने का गुजारा बसारा करते थे जो भी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिका की सिर्फ और सिर्फ 2% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की 2% अमेरिका की जो एग्रीकल्चर, हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर अनदर कंट्रीज के साथ में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये था 2%, ओनली एंड ओनली 2% अमेरिका की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज्ड थी. ठीक है, अब हम बात करते हैं जापान की. तो जापान की 12% और जर्मनी की 4%. समझ में आई बात. तो आप चारों को यहाँ आपको डिफरेंस साफ यहाँ पर दिखाई दिख रहा होगा कि ये जो 4 कंट्रियाँ मैंने आपके सामने ली हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा एंगेज्ड कौन था? सबसे ज़्यादा एंगेज्ड थे इंडिया. ठीक है, इंडिया की जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड थी. मतलब उनका सारा काम, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थे. यू नो, आपको पता है अच्छे से. ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट मीन्स जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था, कहने का मतलब ये था कि उसमें एंगेज तो थे लेकिन वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा था, वो बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट जितना एग्रीकल्चर सेक्टर से ना जीडीपी इंक्रीज हो रहा था, ना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था. ठीक है, तो ये कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की कि कितने लोग काम में लगे हुए थे. अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में. इंडस्ट्री इनसफिशिएंट ग्रोथ. इंडस्ट्री की क्या थी? इनसफिशिएंट ग्रोथ थी. ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्री को ग्रो किया ही नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इनसफिशिएंट ग्रोथ था इंडस्ट्री का. डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अनदर कंट्रियों के साथ में. तो देखिए कि इंडिया की 9.0% पॉपुलेशन एंगेज थी इंडस्ट्री में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर 9.0% पॉपुलेशन इंडिया की एंगेज्ड थी. देखो कितना कम है ना, सिर्फ और सिर्फ 9.0% है.
मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर कोई काम करने को खुश ही नहीं था, और काम करेंगे भी कहाँ से, उस टाइम इतनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश थी ही नहीं आयरन और स्टील के अलावा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं यूएसए की। जो यूएसए की थी 32% ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यूएसए की थी 32% पॉपुलेशन इंगेज थी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज में काम करके और अपना काम चला रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की 42% पॉपुलेशन इंगेज थी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अंदर काम करते थे। ठीक है, एंड जापान की 39%। कितनी? 39%। तो अगर इन चारों कंट्रियों का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर सबसे कम अंगेज, जो कि इंडस्ट्री ही एक ग्रोथ का हमने रास्ता बताया है, किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इंडस्ट्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा वर्क करनी चाहिए, तभी तो ग्रोथ होगा, तभी तो डेवलपमेंट होगा। बट यहाँ अगर हम कंपैरिजन करते हैं चारों कंट्रियों का, तो सबसे कम है इंडिया की, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की के अंदर इंगेज थी इंडिया की पॉपुलेशन। वो काम करेंगे कहाँ से? क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री थी नहीं उस टाइम पर इतनी एस्टेब्लिश। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश ही नहीं की, तो लोग काम करेंगे कहाँ से? उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, क्या? एग्रीकल्चर। क्या था? एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ है, देखो एग्रीकल्चर, एक तो है एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बता रहे हैं हम 72.7 और यहाँ बता रहे हैं 9.0। तो एक तरीके से अनबैलेंस्ड ग्रोथ था। ठीक है, अनबैलेंस कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो तीनों सेक्टर के हिसाब से अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ भागते थे, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ तो ना के बराबर जा रहे थे। ठीक है, तो ये अनबैलेंस ग्रोथ हमारी इंडियन इकोनॉमी में था ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने आपको बताया कि अनबैलेंस ग्रोथ था, बैलेंस नहीं था। प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा एंगेज थी, जहाँ पर उनको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिक नीड्स जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होगी। कौन सी चीज़ें इंक्लूड करती हैं इनके अंदर? देखिएगा, इकोनॉमिक एलिमेंट्स एंड सोशल एलिमेंट की हम बात करते हैं। इसके अंदर कुछ इकोनॉमिक एलिमेंट आते हैं, कुछ आपके सोशल एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक एलिमेंट या इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें तो देखिएगा क्या क्या पॉइंट आते हैं, जिसमें पावर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन, ये जो थे वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हमने रख दिए ये सारे पॉइंट कि पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक एलिमेंट। ठीक है, सोशल जिसके अंदर आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारे के सारे पॉइंट हमने कहाँ रखे हैं? सोशल के अंदर। अगर इन सारे पॉइंट को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बताइएगा, इन सब चीज़ों के बिना किसी कंट्री का डेवलपमेंट या ग्रोथ हो सकता है? सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते ना। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर था कि कुछ सोशल एलिमेंट थे, कुछ इकोनॉमिक एलिमेंट थे, कुछ सोशल के अंदर डाले गए हैं, कुछ इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर डाले गए हैं, सबको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके का मूवमेंट था, किस कंडीशन में था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में आ रही बात? हम उसी टाइम की बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ तक तो मैंने बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवेज की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? रेलवे की। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलवे था हमारे पास। ठीक है, देखिएगा जो रेलवे लाइन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस लिए बिछाई? सोचने वाली बात है। जो ब्रिटेन का जो फिनिश गुड्स थे उनको इंडिया के हर एक एरिया तक पहुंचाने के लिए, इंडिया के फिनिश गुड्स को हर एक एरिया तक पहुंचाने के लिए और वहाँ उस एरिया के रॉ मटेरियल को ब्रिटेन पहुंचाने के लिए उनको रेल क्या करना पड़ा? रेल की इनॉग्रेशन करना पड़ा, रेल एस्टेब्लिश करनी पड़ी। ठीक है,
तो कहने का मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रेल थी वो एस्टेब्लिश थी, लेकिन वो सिर्फ किस काम के लिए थी? वो पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए की वेलफेयर के लिए नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प के लिए थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर रॉ मटेरियल देश के कोने कोने से उठाना है तो रेल पहुंचा दिया, सिर्फ रॉ मटेरियल आएगा वहाँ से और फिर वो ब्रिटेन में पहुंचा देंगे उसको, ठीक है। वहाँ का बना हुआ फिनिश गुड्स रेल के जरिए एज ए ट्रांसपोर्ट इंडिया के हर कोने में पहुँचा देंगे। सिर्फ इसी यूज़ के लिए रेलवे को एस्टेब्लिश किया, सिर्फ उन्होंने अपने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए, ना कि इंडिया के वेलफेयर के लिए रेल को एस्टेब्लिश किया। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलवे की कंडीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोर्ट्स की, बात करते हैं। तो जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम होता था वो पोर्ट्स के थ्रू भी होता था, जो पोर्ट जिसको हम बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। तो रेल क्या करती थी, वो सामान उठा करके इंडिया के हर एक स्टेट से सामान उठा करके पोर्ट तक ले आती थी, और पोर्ट सिर्फ इसीलिए बनाए थे कि वहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जा सके। कहाँ पे? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से बना हुआ गुड्स पोर्ट पर उतार दिया जाए और फिर रेल में लोड करके और इंडिया के अंदर अनदर स्टेट्स के अंदर सेंड कर दिया जाए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पोर्ट भी था हमारे लिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, वो अपने सेल्फ पर्पज के लिए उसको यूज कर। पोस्ट एंड टेलीग्राम, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट एंड टेलीग्राम की, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिखते थे, लेटर लिखते थे, भेज देते थे वहाँ से यहाँ, यहाँ से, ठीक है, एफिशिएंसी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं रोड की बात करते हैं। तो रोड सिर्फ उन्हीं एरिया में ले जाया गया था, रोड की जो फैसिलिटी थी वो सिर्फ उन्हीं एरिया में था जहाँ से रॉ मटेरियल उठाना था, या फिर जहाँ पर हमने ब्रिटेन के बने हुए गुड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्लाई करना, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन, रेल, रोड, पोस्ट एंड पोर्ट्स, ठीक है। ये थी इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। देखिएगा ब्रिटिश रूल ने, जो ब्रिटिश रूल जब तक रहे, ब्रिटिश यहाँ पर रहे, हम जानते हैं कि कोई भी सेक्टर नहीं उभर पाया, लेकिन फिर भी क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे या नहीं थे? आते हैं निकल करके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो फिर भी आए हमारे पास, जो बाद में हमारे लिए फायदेमंद साबित हुए, ठीक है। चलिए कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है कि कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। सोचने वाली बात है, जो फार्मर्स क्या करते थे, वो सिर्फ सेल्फ के लिए, ठीक है, खुद के लिए इतना ही अनाज उगा पाते थे ज़मीन के अंदर कि उनकी खुद का ही काम चल सके, ठीक है। तो उसको चेंज करके उनके ऊपर फोर्स किया गया, या फिर जो भी यूज़ किया एग्रीकल्चर के अंदर, कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी आया वो कमर्शियल आउटलुक के लिए भी हो। दैट मीन्स ज़मीन में इतना प्रोड्यूस हो और इस तरीके से आप खेती करो कि इतना आउटपुट आए, इतना प्रोड्यूस हो कि खुद के घर का काम भी चल जाए और फिर हम उसको कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकें, मतलब सेल भी कर सकें। समझ में आ रही बात? तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था इंडिया को, कि खुद के यूज़ के लिए खेती मत करो, अनाज मत उगाओ, बल्कि इतना उगाओ, इतनी मेहनत करो कि खुद के यूज़ के लिए भी सफिशिएंट रहे और जो एक्स्ट्रा बच जाए उसको हम मार्केट में सेल भी करें, एक तरीके से कमर्शियल आउटलुक के लिए। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आई। वैसे तो एक मजाक लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है भी, है ना, सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन अगर हम बात कहें नई अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिली, रेल, रोड्स जो बने थे, पोर्ट्स जो बने थे, रेल थे, ठीक है, इनमें बंदे काम भी करने लगे तो कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उभर करके आने लगी, ठीक है। अगला है कंट्रोल ऑफ फेमिन्स। कंट्रोल ऑफ फेमिन्स का मतलब होता है ऐसे रीजन, ऐसे एरिया जहाँ पर खाने की चीज़ें बहुत कम पहुँचती थी, मतलब पहुँचती ही नहीं थी खाने की चीज़ें। समझ में आ रही बात? तो वो चीज़ वो भी कंट्रोल में आ गई था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड बना दिए थे, थोड़ी थोड़ी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करा दी थी, ताकि ऐसा कोई भी एरिया ना बचे जहाँ पर खाने की चीज़ें पहुँच ही ना सके।
ठीक है, तो उस एरिया पे भी कंट्रोल हो गया था। देन आफ्टर है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये सबसे अच्छा काम किया था, सबसे अच्छा काम था रेलवे वाला और मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाला। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे, सबको पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है, इट एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स, सी टू सी कमोडिटी, नो वेरी वेल दैट। ठीक है, बार्टर सिस्टम को हटा करके मॉनेटरी सिस्टम ला दिया गया था, मतलब पैसा, जो भी कुछ खरीदना है बेचना है वो पैसे के अंदर। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ अच्छे पॉइंट थे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, सो गाइस आज हमने क्या पढ़ा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।